अगर समझ में नहीं आया तो आप सर से बोल दिया करो, जो भी समझ में नहीं आया उसको बोल दो, मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हिंदी में बता रहा हूं, और हिंदी में अगर आप भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो BN राजे की ऐसी आएगी लगभग 100-150 रुपए की बुक, वो आप ले लेना, जो सर ने खरीदवाई है वो भी अच्छी बुक है, मगर सारी चीजें जो है एक बुक में ठीक नहीं होती। हमने इस वाली बुक से ही बहुत सारी यूनिट निकाल दी है, जो अच्छी अच्छी यूनिट है वो ही ली है। तो अलग अलग यूनिट से अलग अलग सिलेबस को हम जो है सेलेक्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम है, आप शेयर से शेयर कर दिया करो, मैं दोबारा बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, 3 बार भी बता दूंगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक मैं कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, पहले तो आपको फर्स्टली साइटोप्लाज्म पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म किस चीज का नाम है, किस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं। तो फर्स्टली मैं कल भी मैंने बताया था आपको, अगर दिख रहा है, अब मैं बता रहा हूं साइटोप्लाज्म को। देखो बच्चों, ये जो होता है स्फेरिकल शेप है इसकी, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर जो है न्यूक्लियल्स होता है, न्यूक्लियल्स। ये वाला खाली स्थान जो होता है, ये इधर का, इधर का, इधर का, चारों तरफ का, न्यूक्लियस के चारों ओर का एम्प्टी पैलेस, खाली स्थान साइटोप्लाज्म कहलाता है। पहले हमें साइटोप्लाज्म के बारे में पता हो। ऑर्गेनेल्स बोले तो बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट है, जैसे राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, गाल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर के। अब ये कहता है ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ग्रैनुअल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट ग्रैनुअल्स, जो इंपॉर्टेंट ग्रैनुअल्स है, ऑर्गेनल्स है, जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। जैसे वन ऑफ देम मैंने भी बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपने बताया सर को कि हमें जो है एग्रेनुलोसाइट्स है, समझ में नहीं आया, बट एग्लोसाइट्स जो है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्लोसाइट्स, ये जो है इसके ही पार्ट्स हुआ करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी स्पेशल चीज का नाम नहीं है, इसके ही अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं बने हुए, सेल के अंदर आप देखोगे जो सेल का डायग्राम है, सेल का अगर डायग्राम निकालूं तो सर, बढ़िया तरीके से समझा दे रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला हमारा पूरा सेल वॉल हो गई, ये 3 लेयर होती हैं इसके, 3 लेयर से बना होता है, हमें दिख नहीं रही है, माइक्रोस्कोपी करेंगे हम इसकी तब ये हमको दिखेंगी। अब कहोगे आप यहां तो एक ही वॉल बन रही है, आप कह रहे हैं यहां तो एक ही है, तो यहाँ एक नहीं है, ये 3 है, और जिनकी जो थिकनेस हुआ करती है वो लगभग अबाउट 70 एंगस्ट्रम के हुआ करती है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10, इसलिए वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे सकती, माइक्रोस्कोपी करते हैं हम तभी इसको देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और न्यूक्लियस के यहां से यहां तक का एरिया, यहां से यहां तक का एरिया साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, देयर आर few thousand and few hundred mitochondria are present in the cell। ये वाली रचना जो है इस टाइप की गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाती है, ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। राइबोसोम से इसकी रचना ये वाली है, कभी सोचो यहाँ ये वाली पता नहीं क्या है, ये अलग अलग, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला देखो
और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया बहुत सारी होती हैं, फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड होती हैं, तो इसलिए हम ज्यादा शो नहीं कर सकते, ये सेपरेटेड रहती हैं, अलग अलग बिखरी रहती हैं, यहाँ बहुत सारी। ऐसी ये वाले भी अलग होते हैं, जैसे ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ये न्यूक्लियस के अंदर वाला ये डार्क वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियस। अब ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार लिख दिया इन्होंने, और भी बना दूं अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर, तो लिखने की उसे जरूरत नहीं रहती। ये वाला खाली सर्किल टाइप का स्थान जो है वो लाइबोसोम कहलाता है। ऐसी सेंट्रोसोम्स हुआ करते हैं, सो नहीं किया है। तो कहने का मतलब है घबराने की, चिंता करने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर के पास मैसेज छोड़ दें, मैं दोबारा तिबारा उसको बता दूंगा। अब मैं मानता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो एरिया है दैट इज द ऑर्गेनेल्स, इस ऑर्गेनेल्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं। यह है मेन टॉपिक आपका। अभी मैंने आपको दिखा दिया, कंफ्यूजन का कोई सब्जेक्ट नहीं रहा होगा मैं समझता हूं, और फिर भी हो फिर भी बता देना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the most extensive cell organelles present in the cytoplasm। जो भी स्थान, ये वाले स्थान पर साइटोप्लाज्म पे ये पाया जाता है। इट कंटेन ऑफ टू मेम्ब्रेन, इसके अंदर टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे झिल्ली बहुत प्याज के ऊपर, जैसे हम जो प्याज हुआ करती है उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर हुआ करती है, दैट इज द मेम्ब्रेन। इस टाइप की जितनी भी लेयर्स हुआ करती हैं उन्हें मेम्ब्रेन बोलते हैं। विच आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस, और ये अलग अलग स्पेस के द्वारा रहती है, इनके बीच में सेपरेट रहती है, अलग अलग रहती है एक स्पेस के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेनुलर और एक होता है एग्रुलर। आपका है ये ग्रेनुलर, जो ग्रेनुलर हुआ करता है रफ सरफेस हुआ करती है, मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे कोई भी सरफेस है जैसे ये वाली। अब ये इस टाइप से जो है अगर है तो ये स्मूथ सरफेस नहीं है, और ये वाली जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। रफ सरफेस ये कहता है इसकी जो सरफेस हुआ करती है रफ सरफेस हुआ करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग राइबोसोम्स भी कंटेन करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी डायग्राम के अंदर। द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम वो वाला स्थान होता है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आ गया? राइबोसोम्स वो वाला स्थान होता है न्यूक्लियस के अंदर जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आते हैं बी पोर्शन पर। एग्रेनुलर, एग्रेनुलर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ये वाली देखो ये रफ सरफेस हुआ करती थी उसकी, और इसकी जो है वो स्मूथ सरफेस हुआ करती है, चिकनी सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स, वो वाला राइबोसोम्स कंटेन करता था। जब राइबोसोम्स कंटेन करता था तो वहां पर प्रोटीन का निर्माण होता था, और ये राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता, मतलब राइबोसोम्स नहीं रखता। जब नहीं रखता तो यहां प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का है, सेकंड वन इज दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद फैटी एसिड। ये कंसर्न होता है, सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है फैटी एसिड को। कहता है टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद द फैटी एसिड एंड स्टोर सिंथेसिस, स्टोराइड सिंथेसिस, स्टोराइड का निर्माण भी करता है। स्टोराइड मैंने कल भी बताया था आपको, वो वाले सबस्टेंसेस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मेडिसिन के में हम किसी भी पेशेंट को स्टोराइड दे देते हैं तो उसकी पोटेंसी को बढ़ा देते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी
इसकी सिंथेसिस एग्नोसाइट के अंदर होती है। ऑल्सो दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, और इनका साथ में और भी काम होता है, दे स्टोर भी करते हैं नीड के अनुसार, बॉडी की नीड के अनुसार दे स्टोर करते हैं और रिलीज भी करते हैं किसे, कैल्शियम को। कैल्शियम को स्टोर भी कर लेते हैं और रिलीज भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं बच्चों, जब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है खाना खाने का, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हमारा 1 बजे या 12 बजे का खाना खाने का समय हुआ करता है, और हमारी हैबिट हुआ करती है कि 12 बजे हमें बहुत तेजी से भूख लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से अगर हम 12 बजे खाना नहीं खाते तो हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है, और कोई मजबूरी हुआ करती है या कोई भी कुछ भी हो सकता है तो उसमें नहीं लगती, तो उस समय एक्चुअल में हमें खाना नहीं मिलता, बॉडी को नीड होती है खाने की, तो बॉडी क्या स्टोर कर लेती है, फैट। जो फैट स्टोर कर लेती है वो करती है एडिपोज टिश्यू, जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं मोस्टली स्टोमक में पाए जाते हैं, तो वो जो फैट स्टोर कर रखा है बॉडी ने वो उसका डाइजेशन कर लेती है, और कुछ समय के बाद हमारी भूख भाग जाती है, वो हमें भूख नहीं लगती, बहुत ना के बराबर लगती है, फिर हमारा दिल खाना खाने के लिए नहीं करता। ऐसी ये स्टोर भी कर लेते हैं और रिलीज भी कर देते हैं। तो इन्होंने, बॉडी ने क्या स्टोर कर रखा था, मैंने जो बताया उसमें फैट स्टोर कर रखा है, और ये नहीं है वो चलता ही रहेगा प्रोसेस। अगर वो लगातार आप ऐसे करोगे तो सेल डैमेज हो जाएंगे, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैनी डिसीज इन्वॉल्व हो सकती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये क्या कर लेती है, ऑल्सो दे स्टोर कर देती है कैल्शियम को, रिलीज भी कर देती है नीड के अकॉर्डिंग। तीसरा सेकेंड वन इस कंपोनेंट है इसका गोल्जी ऑपरेटस, किसका है, न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारा सेल है उसके अंदर, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी ऑपरेटस है। इट इज ए कप शेप होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, कप शेप्ड हुआ करती है, कप के आकार की रचना हुआ करती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर, एंड कंटेन वेसिकल्स, और ये बहुत सारे वेसिकल्स को कंटेन करती है, मतलब उसके जैसे। इट इज stimulated between the nucleus and the apex of the cell, situated है, stimulated नहीं, it is situated between the nucleus, situated बोले तो स्थित होता है, it is situated between the nucleus और सेल के एपेक्स के, सेल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो चोटी होती है, that is portion called its apex। तो वो कहता है इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एपेक्स ऑफ द सेल, ये दोनों के बीच में स्थित होता है कौन, गोल्जी ऑपरेटस। इट इज कंसर्न विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रायर टू देयर, बड़े पैमाने पर, कहता है इट इज कंसर्न, सुनिश्चित करता है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन की कंसंट्रेशन को बड़े अमाउंट पे सुनिश्चित करता है, टू देयर सेक्रेशन के लिए, है ना, नीड के अकॉर्डिंग उसको बाहर निकालने के लिए, सेक्रेट करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता है सेल का, मैंने कल भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस होता है, और जो कि एनर्जी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP बोले तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और कहता है इसके अंदर दे आकार इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है वेरिएबल नंबर, मैंने बताया था बहुत सारी few hundred few thousand माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। वेरिएबल नंबर का मतलब अलग अलग नंबर में, ये नहीं है फिक्स है 5 6, कोई फिक्स नहीं है। तो ये कहता है ये वेरिएबल नंबर में साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, few hundred to few thousand माइटोकॉन्ड्रिया होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज का मतलब बनी होती है, 2 लेयर से बनी होती है,
मेम्ब्रेन से नहीं, दो लेयर से, दो परत होती है इसकी, लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती हैं, दे आर एन आउटर लेयर, एक बाहरी लेयर होती है, और विच इज स्मूथ, जो कि स्मूथ हुआ करती है, जैसे मैंने बताया ये वाली रफ सरफेस हुआ करती है, तो ये वाली स्मूथ हुआ करती है, चिकनी सरफेस। एंड इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर हुआ करती है, फोल्डेड इनटू द सीथ ऑफ द ट्यूबल्स कॉल्ड द क्रस्टी, ऐसे फोल्ड रहती है, ये घूमी हुई रहती है ना, तो घूमी हुई रहती है, जो अंदर वाली लेयर फोल्डेड रहती है, एक सीथ की तरह, एक जैसे वो लपेट दिया गया है किसी चीज को, एक बीज सीड की दे रहा है, जैसे सीथ बना हुआ है, एक ट्यूबल्स कॉल्ड क्रस्टी, जिसे क्रस्टी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसका फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, both these layer enclosed, दोनों लेयर कहता both these layer enclosed in central cavity called matrix, जो दोनों लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर, दोनों इनक्लोज मतलब बंद रहती है। ए सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी के अंदर दोनों लेयर बंद रहती हैं, जहां पर ये दोनों लेयर बंद होती हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपली लिखा है उसने, कॉल्ड मैट्रिक्स कहते हैं, वो सॉरी, हाँ कॉल्ड कहां गया, फोल्डेड ये वाली भी हो गई, कहां गया, both these layer enclosed in the central cavity called matrix, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया मेड ऑफ प्रोटीन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो काय की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, और सम राइबोन्यूक्लिक एसिड की, कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड, सम राइबोन्यूक्लिक मतलब कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया भी, क्योंकि ये पावर हाउस है सेल का और एनर्जी स्टोर कर लेता है, तो ये इसके अंदर कहता है फास्फोलिपिड भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी की बनी होती है, और कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। दे ऑल्सो कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंजाइम सिंथेसिस सिस्टम्स, दे ऑल्सो कंटेन, ये और भी कंटेन करती है, रखती है कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम। एंजाइम मैंने बताया था, एंजाइम और दोज बायोकेमिकल सबस्टांसेस, कैटालिस्ट हुआ करते हैं एक टाइप के, जो रेट ऑफ द रिएक्शन को, बायोकेमिकल जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हुआ करती हैं उन्हें इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द चीफली कंसर्न विद द सेलुलर ऑक्सीडेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से कंसर्न सुनिश्चित करती है सेलुलर ऑक्सीडेशन। सेलुलर ऑक्सीडेशन जैसे कोई भी, जितनी भी रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, दैट इज द सेलुलर ऑक्सीडेशन कहलाती है। वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल बॉडीज, ओवल बोले, स्फेरिकल बोले तो गोलाकार, ठोस के जैसे है ना, ठोस गोलाकार, स्फेरिकल होते हैं, ओवल बोले तो उभरे हुए, स्पेयर के आकार के, गोलाकार के, और उभरी हुई बॉडी के, सराउंडेड घिरे होते हैं बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये मेम्ब्रेन वो झिल्ली, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे प्याज के छिलके के ऊपर झिल्ली हुआ करती है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन और लेयर में बहुत बड़ा अंतर होता है, कंफ्यूज मत होना। मेम्ब्रेन बहुत ही बारीक हुआ करती है, जिसकी स्लाइड वगैरह हम लैब के अंदर बनाते हैं, है ना, फार्माकोग्नोसी के अंदर हम स्लाइड बनाते हैं, उस पर से मेम्ब्रेन निकाला करते थे। तो इस टाइप की टिश्यूज की स्लाइड बनती है उसकी, मेम्ब्रेन की। तो ये कहता है सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, द वेरी नंबर मतलब अलग अलग नंबर में होती है, समान नंबर नहीं होते। द वेरी नंबर एंड कंटेन ए वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की एक वैरायटी भी कंटेन करते हैं, रखती है।
द लाइसोम्स ब्रेक डाउन, जब लाइसोम्स का ब्रेक डाउन होता है, जब ब्रेक डाउन बोले तो टूट जाना, अपने कंपोनेंट में टूट जाना, अपने घटक में टूट जाना, हिंदी में बोले तो हिंदी में घटक कहते हैं उसे। द लाइसोम ब्रेक डाउन हो जाता है बैक्टीरिया एंड सेल डर्मीज, सेल डर्मीज के अंदर, सेल डर्मीज एंगल्फ ऑफ द सेल्स, एंगल्फ कर देते हैं सेल को। द डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स एंड ऑल्सो breaking down the digested and liposomes, the damage इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स, जितने भी इंट्रासेलुलर ऑर्गन होते हैं डैमेज, नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो गया, खत्म हो गया। आर ऑल्सो ब्रेक डाउन, ऑल्सो ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं, एंड डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टेड बाई लाइबोसोम्स, और लाइबोसोम के द्वारा डाइजेस्टेड हो जाते हैं। डाइजेस्टेड का मतलब आप समझते ही हैं कि वन फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द अदर्स फॉर्म। जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारी बॉडी जो फूड स्टफ हुआ करता है उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ऐसी प्रकार, क्योंकि ऐसे नहीं है जो खाया हमने वही उसने डाइजेस्ट कर लिया, उसका ब्रेक डाउन होता है, ऐसी इसका ब्रेक डाउन होता है, और ये आफ्टर दैट ब्रेक डाउन के बाद ये स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और ये इसका डाइजेस्ट हो जाता है, किसके द्वारा? लाइबोसोम्स के द्वारा। फिर आता है सेंट्रोसोम्स, इट इज स्मॉल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, बॉडी होती है रॉड शेप बॉडी, रॉड के आकार की है ना, कल भी मैंने बताया था इस टाइप की बॉडी हुआ करती है, वो टेढ़ी भी हो सकती है, वो सीधी भी हो सकती है, मोस्टली इस केस में होती है ये। इट इज ए स्मॉल होते हैं, रॉड शेप तो बॉडी होती है, फाउंड नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इस वाले पोर्शन के पास में ये पाए जाते हैं, फाउंड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ये पाए जाते हैं। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल बच्चों अपने फेसेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे प्रोफेस, एनाफेस, लोगोफेस, टेलोफेस, इस टाइप से अपना सेल डिवाइड हो जाता है। तो जब सेल डिवीजन के समय में ये बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The centrosome is surrounded by the radiating thread-like structure, जो सेंट्रोसोम से सराउंडेड घिरे रहते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो घिरे रहते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान जो संरचनाएं हुआ करती हैं, जो धागे के समान रचनाएं हुआ करती हैं, उससे ये घिरे रहते हैं। इट कंटेन टू सेंट्रोल्स, ये दो सेंट्रोल्स कंटेन करते हैं, सेंट्रोल्स इज द कंपोनेंट्स, इसका ही भाग हुआ करता है। इट कंटेन टू सेंट्रोल, सेंट्रोसोम से सेंट्रोल बना है ये वाला। माइक्रोट्यूबल्स, दे आर स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब सीधे, जैसा कहते हैं स्टेट, स्टेट पोजीशन में, सीधी अवस्था में। हॉलो, खोखले होते हैं। सिलेंडर्स, सिलेंडर कहते हैं। with the diameter of is about 200 एंगस्ट्रम, मैंने कल भी बताया था कि जैसे ये कोई सर्किल है और सर्किल का ये वाला उसका ये थोड़ा नीचे हो गया, बट ओरिजिन बीचों बीच में होता है, ये इसका डायमीटर होता है कहने का मतलब, और हाफ इसकी रेडियस हुआ करती है। दे आर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, इनका जो काम हुआ करता है, जो सेल की शेप हुआ करती है उसका प्रॉपरली मेंटेनेंस बनाए रखना। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड इकट्ठे हो जाते हैं विद द मोमेंट ऑफ द सीलिया, दे आर एसोसिएटेड विद द मोमेंट, जब मोमेंट होती है किसकी? सीलिया की या फ्लैगेला की, एंड माइटोटिक स्पेंडिल्स, जो माइटोटिक इनकी अगर मूवमेंट होती है तो एट दैट टाइम ये एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट बोले तो इकट्ठा हो जाना। अब हो गया आपका ये वाला फंक्शन ऑफ सेल।
द फॉलोइंग बोले तो नीचे दिए गए, कोई नया वर्ड नहीं है, इसलिए सीखने से सीखते हैं सब, और मेहनत करने से सारी चीज आ जाती है, कोई कमजोर नहीं होता, बशर्ते उसको सही जगह अपना दिमाग यूज करना चाहिए। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय ए सेल। जो सेल नीचे दिए गए, कहता है फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो नीचे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, सेल के द्वारा। वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या है, इंजेक्शन एंड असाइमिलेशन। द सेल इंजेस्ट बोले तो अपने अंदर, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो आईवी रूट के द्वारा चाहे वो आईएम के द्वारा, तो हम जो मेडिसिन उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं इंजेक्शन को और छोड़ देते हैं, तो वो इंजेस्ट हो जाती है उसके अंदर, वो वाला उसके अंदर अवशोषित हो जाना, हिंदी में बोले तो पता नहीं चलना उसका। एंड द असाइमिलेशन, द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस का इंजेस्ट कर लेता है, जैसे अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है ना, एक बॉडी फॉर्म करती है, एक दो हम बाहर से लेते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। तो जैसे अमाइनो एसिड फ्रॉम इंट्रासेलुलर, अमाइनो एसिड किससे लेते हैं, इंट्रासेलुलर से। और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसमें से अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड कहां से लेती है, वो इंजेस्ट करती है इंट्रासेलुलर से और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, और साथ में उसके या ये होता है या ये होता है, दोनों में से और बोल दिया उसने, कहता है अमाइनो एसिड भी होता है, अमाइनो एसिड को जो लेती है बॉडी, कहता है सेल जो लेता है वो इंट्रासेलुलर से या इंटेस्टाइनल फ्लूइड से, दोनों में से कहीं से भी उसको वो ले सकता है। दीज सब्सटेंस आर यूज टू बिल्ड अप, ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं, ये वाले आर यूज करे जाते हैं टू बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन को बनाने, प्रोटीन एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस है, जटिल पदार्थ जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जटिल पदार्थ को बनाने के का काम होता है, ये कहता है कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस, जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन को बनाते हैं। इंजेक्शन एंड असाइमिलेशन, इनका ये काम होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं वन टाइम अगेन। द सेल इंजेस्ट करता है केमिकल, जो सेल हुआ करते हैं वो इंजेस्ट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल हमारे रासायनिक पदार्थ हुआ करते हैं उन्हें, जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों में हमारा आता है अमाइनो एसिड आता है, और ये इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं, जो इंट्रासेलुलर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक इंट्रासेलुलर होता है। जो इंट्रासेलुलर होता है वहां पर अमाइनो एसिड लिया जाता है इंट्रासेलुलर से या इंटेस्टाइनल फ्लूइड से। दीज सब्सटेंस आर यूज्ड टू बिल्ड अप, बना देते हैं, ये वाले सब्सटेंस बना देते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस, जटिल पदार्थ जिसे प्रोटीन कहते हैं, जैसे प्रोटीन। दूसरा मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, ग्रोथ एंड रिपेयर। इनका सेल का क्या काम, दूसरा काम है ग्रोथ करना और रिपेयर कर देना। द इंजेस्टेड एंड असाइमिलेटेड मटेरियल, जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो गया, असाइमिलेटेड हो गया, आर यूज करे जाते हैं टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद ये इंजेस्ट इसने करा दिया, असाइमिलेटेड करा दिया, उसके बाद ये कहता है जो इंजेस्टेड एंड असाइमिलेटेड मटेरियल जो होते हैं, जितने भी इंजेस्ट करे हुए असाइमिलेटेड मटेरियल जो हुआ करते हैं वो यूज करे जाते हैं टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म, न्यू प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज द साइज एंड ग्रोथ। जब न्यू प्रोटोप्लाज्म बन जाता है तो ये इंक्रीज कर देते हैं, दिस लीड टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ, तो साइज और ग्रोथ बढ़ जाती है।
ऑफ द सेल, सेल की साइज ऑफ ग्रोथ बढ़ जाती है। आल्सो बर्न अप पार्ट ऑफ द सेल्स, किसी कोई भी पार्ट्स बर्न अप हो जाता है सेल का, तो द ऑफ द सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस रिप्लेस्ड हो जाता है, हट जाता है, हटा देना, रिप्लेस कर देना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो बॉडी के अंदर होती है। जब हम कोई भी फूड स्टफ खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो जब खाना खाने के बाद हम तो आराम सोते हैं, बट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जो हुआ करते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मेटाबोलाइज्म करते हैं। आफ्टर दैट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बाय द वे ऑफ द यूरिन और फीकल मेटल। तो वो वाला मेटाबॉलिज्म होता है वन फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द अदर्स फॉर्म, क्योंकि मोटा मोटा हमने टुकड़े खा लिए, खाना पेट के अंदर चला गया, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म होता नहीं। तो दिस इन्वॉल्व द प्रोसेस, दो प्रोसेस के अंदर होता है। कौन सा? एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द इंजेस्टेड एंड असाइमिलेटेड फूड मटेरियल यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एनाबॉलिक के अंदर जो इंजेस्ट और असाइमिलेटेड फूड मटेरियल है, कुछ भी हमने जो खाया है, इंजेस्ट हो चुका है, असाइमिलेटेड हो चुका है, यूज करे जाते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर, सेल की जिससे ग्रोथ हो जाए और उससे साथ साथ उसकी रिपेयर भी हो जाए। आप लोग भी अगर कोई भी चीज फूड स्टफ खा रहे हो तभी आपकी ग्रोथ प्रॉपरली होगी और सेल की रिपेयर भी होगी। कैटाबोलिज्म मींस द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन, इसके अंदर कैटाबोल नेम इज इंडिकेट दैट एंड अ कैटालिस्ट, तो ब्रेक डाउन कर रहा है। इन विच फूड मटेरियल, इसके अंदर जो फूड मटेरियल होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। अभी मैंने बताया क्योंकि हमने खाना खा लिया, बड़े बड़े टुकड़े चले गए स्टमक के अंदर, अब वो उनका ब्रेक डाउन होगा, ब्रोकन डाउन होना जरूरी है, नहीं तो वो इंजेस्ट नहीं होगा और डाइजेस्ट भी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मेटाबोलाइज्म नहीं होगा। इसलिए सारे फिनोमेना ये प्रॉपरली होते हैं। इन विच द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं टू रिलीज एनर्जी, और जब ब्रोक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के बहुत सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एनर्जी रिलीज कर देना मतलब एनर्जी को निकाल देना, ऊर्जा को निकाल देना। रेस्पाइरेशन, रेस्पाइरेशन कल भी मैंने बताया था, रेस्पाइरेशन क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और सांस डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन से टकरा रही है, जैसे लंग्स है, ब्रोंकी है, ब्रोंकिल्स है, एल्वोली है, एयर सेक्स है, यहां से टकराती है, एक्सपेल होकर वो बाहर निकल रही है। तो दिस वन इज फिनोमेना इज कॉल्ड रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन इज द process in which the exchange of gases between the body tissue and external environment, बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोले तो बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्रोसेस हो रही है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यही फिनोमेना होल ऑफ द लाइफ चलता रहता है। तो रेस्पाइरेशन इसकी भाषा में समझा दूं, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? ऑक्सीजन का, फ्रॉम लंग्स, लंग्स तक जाइए, है ना, लंग्स के अंदर ब्रोंकी, ब्रोंकिल, एल्वोली, एयर सेक्स हुआ करते हैं और वहां से प्रोसेस होने के बाद बाहर निकली थ्रू ब्लड, कहता है फ्रॉम लंग्स थ्रू द ब्लड, ब्लड में गई टू द टिश्यूज और टिश्यूज में, एंड रिमूवल और बेस्ट प्रोडक्ट, और रिमूवल, रिमूव मतलब बाहर कर दिया, रिमूव कर देती है, बाहर निकाल देती है कितने वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली मैंने पहले ही बता दिया था। दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। दिस इज एसेंशियल, ये महत्वपूर्ण होती है किसके लिए? फॉर सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल को सर्वाइव करने के लिए और उसको फंक्शन करने के लिए, उसके डिफरेंट कार्य करने के लिए। तो रेस्पायरेशन आपने समझ ही लिया। रेस्पायरेशन सिंपली, अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो हिंदी में मैं बता रहा हूं, गैसों का आदान प्रदान होता है बॉडी के एक्सटर्नल बाह्य वातावरण और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के बीच, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन सिंपली। एक्सक्रीशन, द सेल एलिमिनेट, एलिमिनेट बोले तो हटा देना, हटा देते हैं जिस चीज की नीड नहीं है, कहता है एलिमिनेट कर दे उसे। किस चीज को एलिमिनेट कर रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट को, जो बेकार वाले प्रोडक्ट हुआ करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते है, उसका एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। काय के द्वारा? स्वेट के द्वारा, किडनी यूरिन के द्वारा एंड फीकल मेटल के द्वारा। कहता है वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबोलिज्म, जिसका जो रिजल्ट है वो कैटाबोलिज्म में हमने सोई किया था, इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। दीज प्रोडक्ट्स आर कैरीड बाय ब्लड, ये वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कह रहा है दीज प्रोडक्ट, ये वाले जितने भी पदार्थ हैं, प्रोडक्ट बोले तो पदार्थ कह दो हिंदी में, आर कैरीड बाय, ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? ब्लड के, क्योंकि ब्लड एक बॉडी का ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। जहां जहां अगर